देखो मैं एक एक करके तुम्हारे पास सारे केसेस जो हैं उसको समराइज कर देता हूँ अच्छे से, अच्छे प्रकार से, है ना, सर। कि क्या केसेस अपने पास क्या बन रहे हैं करके। अभी तक जो सर, हुआ उसको उसको भूल जाओ, अभी तक जो हुआ उसको भूल जाओ, है ना। इसको मैं पूरा फिर से कर देता हूँ बीच में, क्योंकि वीडियो का सर, क्रम। हाँ बोलो। एक बार वो कॉमन रेशियो वाली चीज़ फिर से करवा दो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सारी चीजें फिर से दोबारा दोहरा देता हूँ बीच में, क्योंकि अभी वो वीडियो वगैरह वाला भी लफड़ा हो गया था। ठीक है क्या, तो ये इस पोर्शन को कैसा अपन डिलीट ही कर देते हैं। ये मैं तुम्हें फिर से अभी बता देता हूँ केसेस क्या क्या चल रहे हैं करके। ठीक है क्या, मैं फिर से बता देता हूँ तुम्हें। एनीवेज देखो यहाँ, अगर तुम्हारे पास कॉमन रेशियो अगर पॉजिटिव है तो तुम्हारे पास जीपी डिक्रीजिंग भी हो सकती है या फिर जीपी इंक्रीजिंग भी हो सकती है। जीपी कैन बी इंक्रीजिंग और जीपी कैन बी डिक्रीजिंग एज वेल। इंक्रीज भी कर सकती है या डिक्रीज भी कर सकती है, ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, अगर लेकिन आर अगर नेगेटिव है तब तो तुम्हारे पास जीपी इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ये पक्की बात है। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आर नेगेटिव नहीं हो सकता, मैं बस ये कह रहा हूँ आर अगर नेगेटिव है तो जीपी इज नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। ठीक है, ये ध्यान में रखो। अच्छा, जब आर पॉजिटिव है तब कब तुम्हारे पास जीपी इंक्रीजिंग होगी डिक्रीजिंग होगी, वो अपन देख लेते हैं पहले, उसको पहले एनालाइज कर लेते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम इस पे आएंगे, इस वाले केस पर। तभी पहले ऊपर वाले केस को पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, बी वाले केस पर हम लोग बाद में आते हैं। तो ये जो ए पार्ट है ना, ये बी पार्ट है। तो लेट्स से अभी हम लोग इसको डिस्कशन कर रहे हैं, आर इज ग्रेटर देन जीरो। तो आर ग्रेटर देन जीरो में तुम्हारे पास देखो क्या क्या केसेस हो सकते हैं। अगर आर तुम्हारा, मान लेते हैं आर पॉजिटिव है, कंसिडर आर इज पॉजिटिव, तो उसमें पॉजिटिव में क्या क्या चीजें हो सकती है। या तो आर फ्रैक्शन होगा, या तो आर तुम्हारा वन से बड़ा होगा। अच्छा, अब आर फ्रैक्शन है और मान लेते हैं तुम्हारे पास ए कैसा पॉजिटिव है या फिर ए नेगेटिव है, इसमें अगेन दो केसेस हो जाते हैं। अच्छा, आर अगर तुम्हारे पास ग्रेटर देन वन है तो उसमें भी ए के दो केसेस बनेंगे, एक ए पॉजिटिव हो सकता है, एक ए नेगेटिव हो सकता है ना। तो अब देखो, अगर तुम्हारे पास एक पॉजिटिव नंबर है और तुम उसको फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किए जा रहे हो, ये इस चीज का क्या मतलब है, आर इज अ फ्रैक्शन। ध्यान से सुनोगे, आर तुम्हारे पास एक फ्रैक्शन है ना? ए तुम्हारे पास एक नंबर है, मान लेते हैं दो, उसमें तो हाफ 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 का मल्टीप्लिकेशन किया जा रहा है, तो चीजें तुम्हारे पास क्या होती जाएंगी, छोटी होती। जो जीपी होगी, दिस जीपी इज डिक्रीजिंग। अच्छा, मान लेते हैं तुम्हारे पास कोई function है और तुम्हारे पास जो क्वांटिटी वो नेगेटिव है, तो मान लेते हैं -2 है। -2 में अगर हाफ का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, -2 में अगर हाफ का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होगा, -1 आएगा। तो उसमें वो चीज बढ़ रही है तुम्हारे पास, फिर -1 से फिर क्या आएगा तुम्हारे पास, अगेन हाफ का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आएगा -हाफ, और बढ़ गया। और उसमें तुम हाफ का मल्टीप्लिकेशन करोगे -2 5, वो और बढ़ गया। तो दैट जीपी विल बी इंक्रीजिंग। ठीक है बात, दैट जीपी विल बी इंक्रीजिंग। अच्छा, वो तो तुम खुद से ही केसेस कर सकते हो, तो हम लोग बस अपने खेलने खिलाने के लिए बस बातचीत कर रहे हैं। वो तो एक इंसान खुद से कॉमन सेंस से उसमें सारी चीजें ये सब एनालाइज कर सकता है। अब जैसे मान लेते तुम्हारे पास जो कॉमन रेशियो है दैट इज ग्रेटर देन वन, इसका मतलब मान लेते दो ले लेते हैं अपन, ऐसा कॉमन रेशियो मान लेते दो है। तो अगर मान लेते तुम्हारे पास इनिशियल टर्म अगर मान लेते पॉजिटिव है, ए अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब मान लेते तुम्हारे पास इनिशियली तीन है और कॉमन रेशियो दो है। तो तीन में जब दो का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, छः, फिर उसके बाद क्या आएगा 12, फिर क्या आएगा 24, फिर आएगा 48, फिर 96, फिर 192, एंड सो ऑन सो फोर्थ।
ठीक है क्या, फिर 384, फिर 768, है कि नहीं, एंड सो ऑन सो फोर्थ, इस तरह से चलता जाएगा मामला। तो ये तो बढ़ रहा है, तो जीपी इज इंक्रीजिंग, यहाँ पर इंक्रीजिंग जीपी। अब अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास टर्म ही नेगेटिव है, पहली टर्म ही नेगेटिव है, और कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1, मतलब -2 है और कॉमन रेशियो इज 3, तो -6, फिर उसके बाद क्या होगा, अगेन -18, फिर -54, घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, तो यहाँ पर जीपी इज डिक्रीजिंग ऐसा। तो वो तुम खुद से भी देख सकते हो, बस एक बात का ध्यान में रखना कि फ्रैक्शन एक्चुअल में घटाने वाला होता है। अगर क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो फ्रैक्शन से जब मल्टीप्लाई करोगे तो चीजें घटती है, पर नेगेटिव क्वांटिटी में अगर तुम फ्रैक्शन अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर चीजें बढ़ेगी, ये बात ध्यान में रखना। फ्रैक्शन एक्चुअल में दुश्मन है, नेगेटिव क्वांटिटी भी दुश्मन है। अब जैसे भी जिस तरीके से भी तुम उस चीज को अपना लिख लिख कर प्रैक्टिस करते हो, लेकिन कर लेना, पता होनी चाहिए कि कब चीजें बढ़ रही है कब चीजें घट रही है ना। तो यहाँ तुम देखो, केस ए ये हो जाता है, केस ए, ठीक है क्या, ये हो जाएगा ए सब पार्ट, ये भी हो जाता है ए सब पार्ट, जीपी इज इंक्रीजिंग, ये हो जाता है बी सब पार्ट, ये भी हो जाता है बी सब पार्ट, ठीक है बात। तो ये चीजें ध्यान में रखना, जीपी कब इंक्रीज कर रही है, जीपी कब डिक्रीज कर रही है ना? ये तुम्हें पता रहना चाहिए। कोई ऐसी बड़ी भयंकर बात नहीं है, जैसे मैंने ये फ्लो चार्ट वगैरह टाइप का बना दिया चीजें, ये कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। ये मतलब कि इस पर कोई बहुत ज्यादा अपन रातों की नींद हराम कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। अगर तुम्हारे पास कॉमन रेशियो, लेट्स से ये तो हो गया केस कैपिटल है, कॉमन रेशियो अगर तुम्हारे पास मान लेते हैं लेस देन 0 अगर रहता, कंसीडर कॉमन रेशियो इज नेगेटिव, ऐसे उसको मैं एग्जांपल के जरिए समझा सकूंगा, क्योंकि जीपी उसमें नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। देखो कैसे, मान लेते हैं तुम्हारे पास कॉमन रेशियो इज -2 और फर्स्ट टर्म है तुम्हारे पास 3, तो पहली टर्म क्या आएगी 3, दूसरी टर्म क्या आएगी -6, फिर क्या होगा, फिर एक और बार जब -2 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 12, फिर क्या आएगा, अगेन जब -2 मल्टीप्लाई करोगे आएगा -24 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ तुम एक बात देख रहे हो, ये पहले घटा है ना, जीपी डिक्रीज हुआ, फिर देखो जीपी बढ़ गया, फिर देखो जीपी घटा, और फिर देखो जीपी बढ़ जाएगा। तो जीपी इज नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, इसको मैं एग्जांपल के बिना तो और किसी तरह से समझा नहीं सकता। ये क्लास 10th के टॉपिक्स हैं ये सब, ये ध्यान में रखो। लेकिन एक व्यक्ति अगर पहली बार इन चीजों को देख रहा है तो थोड़ा सा ग्रिप लगाने में थोड़ा सा टाइम आता है उसको, पर तुरंत ही ग्रिप बना के तुरंत ही इसमें फिर सवाल वगैरह सॉल्व करने शुरू कर देना। इसीलिए तो एक व्यक्ति 9th 10th से पढ़ता है, ताकि उसको नई चीजें देखने में जो एक्चुअल में एक इंसान को रेजिस्टेंस जो ऑफर होता है ना वो कम से कम हो। जैसे अभी अगर मैं तुम्हारे सामने ये सवाल अगर पुटअप करूंगा 1/√3 - 1, इसको रैशनलाइज करो, नीचे का रेडिकल साइन हटाओ, तुम कैसे ये सब करोगे आराम से, अरे सर क्या दिया है, क्या पूछ रहे हो। लेकिन वही तुम याद कर जब तुमने इसको 9th में पहली बार देखा था, ऐसे तो 5-10 मिनट में एक इंसान यूज टू हो जाता है चीजों के साथ, लेकिन नई चीजें हमेशा कैसा थोड़ा सा उसमें स्किल बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जब चीजें न्यू होती है तुम्हारे पास। तो एक मूर्ख व्यक्ति भी अच्छी रैंक अचीव कर सकता है अगर उसने तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी हो, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन एक इंटेलिजेंट व्यक्ति वो भी अच्छी रैंक अचीव कर सकता है, अगर भले उसने तैयारी का लेट भी शुरू की हो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बस सर उसमें यह है कि स्टेमिना थोड़ा ज्यादा दिखाना पड़ेगा फिर। हाँ बोलो। सर एक बार वो ऊपर आपने जो जीपी का फॉर्मूला लिखाया था वो एक बार दिखा सकते हो क्या? हाँ ये नीचे क्या, ठीक है बोल। ये इधर से ये कैसे हो गया, ये एक बार एक्सप्लेन कर दो ना। ए आर डैश वाला, हाँ अबे यार उसको तो यार मैं मिटा ही दूं सोच रहा हूँ। खैर, आरथ टर्म फ्रॉम एंड, वो चीज कैसे लिखेगा तू, अपने को पता है ना। जैसे मान लेते टोटल तेरे पास 5 टर्म्स है, 5 टर्म्स है टोटल, तो अगर कोई बोलता है दूसरा टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, तो पीछे से कौन सा टर्म बोल रहा है वो, चौथा। हाँ, हाँ ये वो तो तो आप, कल कल के क्लास वाला ही है ना, वो हो हाँ गया। तो वो वही है ये। देख, तो सम कितना आएगा तेरे पास, टोटल टर्म्स है एन, तो सम क्या रखना है तेरे को n+1। ये अगर इधर आर लिया है तो n+1 माइनस आर कर ले, ए n-r+1 ऐसा। तो ये n की जगह मैंने n-r+1 रखा है और कुछ नहीं किया बस।
अरे जैसे मान लेते तेरे पास है ना, एक समझ जैसे ये है तेरे पास 2 4 है ना 8 16 सो ऑन सो फोर्थ, ऐसी मान लेते तेरे पास 100 टर्म्स है ऐसा। तो इसमें बता फर्स्ट टर्म क्या है, दिस इज अ जीपी विथ फर्स्ट टर्म बराबर 2, कॉमन रेशियो कितना है इसका 2, दिख रहा है कॉमन रेशियो 2 है। अगर किसी ने तुमसे पूछा A20 बताओ तो कैसे लिखोगे, इसका मतलब क्या है 20th टर्म फ्रॉम बिगनिंग, आसानी से निकलता, कितना हो जाएगा A R की पावर n-1, ये आ रहा है। अगर किसी ने तुमसे पूछा 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, ये कितना होगा, एंड बोलो लास्ट बोलो बैक बोलो एक ही तो बात है। -r+1। हाँ तो फॉर्मूला मत रटना, तेरे को ये पता होना चाहिए जैसे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 100 है तो उसमें जो नंबर है 101 वो मायने रखता है। तो जैसे अगर सामने से 20 मतलब पीछे से कितना 81, 101 वो तुम्हें पता होना चाहिए। 101 ये दोनों नीचे के जो टर्म्स का जो समेशन आएगा 101 आएगा। इसको मैं डायरेक्टली कैसे लिख रहा हूँ, वो सब फॉर्मूला लगाऊंगा n-r+1 और ये सब तो पागल ही हो जाऊंगा। क्या बोल रहा हूँ क्लियर है क्या। हाँ सर। तो A81 कैसे लिखोगे, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस 81 -1 2 की पावर 81, क्या बोलते। हाँ सर समझ गया। तो वही चीज मैं वहां पर लिख रहा था। वेरिएबल के टर्म्स में एक्चुअल में लोगों को चीजें समझने में थोड़ा सा वो हो जाता है लोचा, और उसमें तो अपना लोचा एक और भी हो गया ना, RH टर्म भी बोल रहे हैं, कॉमन रेशियो भी R लेकर रखी है, तो उसमें थोड़ा सा घिन घिन हो गया, वहां पर थोड़ा घिन घिन आ गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेसिक टेक्स्ट अपना उससे पढ़ लेना, उसके बेसिक सवाल लगा लेना, और एक्सरसाइज के सवाल भी तुम उसमें लगा लेना अनसॉल्व वाले। अभी बात ध्यान में रखो, जो अभी से 10 साल पहले वाली जो ब्रीड थी, ठीक अभी से 10 साल पहले वाली जो ब्रीड थी उसके पास इंटरनेट नहीं था, तो उनकी मैंने हमेशा ये देखा कि जो मैं या मेरे साथ वाले जो लोग थे उनकी मेंटल स्टेमिना बहुत ज्यादा था। तो वो लोग क्या है कि जल्दी टूटते नहीं थे जैसे उनके पास, क्योंकि उनको ये पता होता था कि भाई इंटरनेट वगैरह तो कुछ है नहीं, जो करना है सब खुद ही करना है। ठीक 2009-10 से ही तो इंटरनेट का आगमन हुआ है और क्या। तो उस वक्त जैसे कोई नई चीज मैंने तुम्हें बता दी कि भाई ये पढ़ना है, पढ़ के इसको क्रैक करना है, तो इसमें मैंने ये पाया है कि अभी वाली जो ब्रीड है वो एक्चुअल में कुछ भी नया जैसे टेक्स्ट अगर रहता है तो उसको पढ़ ही नहीं सकते, मतलब कॉमन रेशियो क्या है जब तक ये कोई बताएगा नहीं तब तक तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। इस टाइप वाला मत रखना रवैया, है ना। कोई जानबूझ के तो ये रखता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसा देखा है कि लोग क्या है कि उनको मतलब जैसे तुमको अर्थ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में क्या बेसिक आइडिया नहीं पता चल गया क्या, बेसिक आइडिया तो पता चल ही रहा है। अब इसमें तुम बेसिक टेक्स्ट के साथ सॉल्व एग्जांपल प्लस अनसॉल्व वाले इतना तुम कर लोगे, ये मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, और ईमानदारी से करोगे ये भी भरोसा कर रहा हूँ, है ना। तो बेईमानी अगर करोगे तो मेरा क्या है, मेरे को तो मेरे सामने तो कुछ अच्छा बन के कुछ मिलेगा भी नहीं मेरे सामने अगर इज्जत कमा भी ली, है ना, इंटरनेट से ढाप ढुपा के, तो मेरा क्या, मैं तो वो सब कभी सोचता भी नहीं कभी किसी के बारे में कि कौन अच्छा क्या बुरा क्या कैसा, उसमें किसी के पास टाइम भी कहाँ है ना। अभी पर्सन एक्स के पास पर्सन वाई के बारे में सोचने का टाइम कहाँ है ना। कोई किसी के बारे में सोचता भी नहीं है वैसे, तो ये भी तुम समझ लो, सोच सकता भी नहीं, तुम चाहोगे भी तो भी नहीं सोच पाओगे। तो बेईमानी वाला काम अगर करोगे तो फिर उसमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तुम तो किसी एक ऐसे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो जो मेरे सामने तो होगा नहीं, वहाँ एग्जाम के जो नंबर आवेंगे वो तुम्हारे नंबर रहेंगे बस। तो ध्यान रखना कि उसमें चीट करने वाली जो चीज है उसको अवॉइड ही करना कोशिश करना। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंटरनेट से सॉल्यूशन देखना बेकार काम है, मैं बस तुम्हें अभी ये बता रहा था, इस पॉइंट को स्ट्रेस कर रहा हूँ कि जैसे मैंने तुम्हें ये बोल दिया कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बेसिक सवाल खुद से लगा लेना और सॉल्व एंड सॉल्व दोनों कर लेना। अब इसमें कुछ तरह के लोगों को बहुत दिक्कत भी हो सकती है, मुझे नहीं लगता कि तुम पांचों छह को कोई दिक्कत ऐसी होगी, लेकिन कुछ लोगों को बहुत दिक्कत हो जाती है, उनको समझ ही नहीं आती ये चीजें, ए क्या है आर क्या है, वो कुछ पढ़ ही नहीं पाते, एकदम अनपढ़ कैटेगरी के लोग रहते हैं।
एकदम ही अनपढ़, एकदम जाहिल गंवार गंवरानी, एकदम भयानक। मतलब अगर उनको ये बोल दो ना फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है वगैरह, ये सब वाले सवाल लगा लेना, उनसे वही नहीं बनता है रे प्रभु। एकदम मतलब किस कैटेगरी के रहते हैं वो, उनसे वो कुछ बेसिक सा काम ही नहीं होता है, हल्का छोटा सा भी है। तो वो सब में तुमको मेरी नीड नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखो। अब मेरे को अगर कोई व्यक्ति ये अगर कल को पूछता हुआ नजर आया कि सर इसमें फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन रेशियो दिया है, 28 टर्म निकालना है, मुझसे बन नहीं रहा, तो मैं फिर समझ जाऊंगा, मैं बता तो उसमें भी दूंगा मैं, लेकिन समझ जाऊंगा कि बाबा जी इसका तो मतलब कैलिबर क्या है। ठीक है क्या, ये तो ग्राउंड जीरो भी नहीं है, तो ग्राउंड के नीचे 100 फीट है ये, है ना। एकदम इसको तो खोद के निकालना पड़ेगा करके, वो भी माइनिंग विभाग का है ना, तुम्हारा वो डिपार्टमेंट है, फिर तो खोदा खादी करके तुम्हारा फिर निकालना पड़ेगा। तो उसमें जैसे मैंने बोल दिया, तो उसमें ये मैं बताऊं तुमको, जैसे उर्वशी वगैरह ने खुद अपने लेवल पर स्टेट बोर्ड की जो बुक्स वगैरह थी उसको पूरा सॉल्व किया था, पूरा पूरा खत्म, A to Z फिनिश। तो उसमें जो एक टेक्स्ट रहता है उससे पढ़कर एक चीजें मेकआउट करना, खासकर तब जब तुमको चीजें बता भी दी गई हैं, उसके बाद अगर तुम उसको अगर नहीं कर पा रहे हो तो मतलब थू है यार, सच में शर्म आनी चाहिए फिर तो, बहुत ज्यादा शर्म आनी चाहिए फिर। तो इतना तुम में वो टेक्स्ट रीडिंग करके उतना वो स्किल बननी चाहिए, ध्यान रखो। ठीक है क्या, तो यहाँ देखो, हाँ ये चीजें एक इंसान को किताब नहीं सिखा सकता, ये जो है ना ये A20 पीछे से 20 सामने से, ये ऐसे तो है बहुत ही छोटी सी चीज। चाहता तो मैं तुमको 10वीं में बता सकता था, लेकिन मैंने वही बता रहा हूँ तुमको, 10वीं में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें एक इंसान को लिमिट करना पड़ता है, क्योंकि गलती से तुम ये सीख गए और गलती से तुमने ये लगा दिया, वो बोर्ड्स वाला नंबर काट देगा फिर पूरे, कि अरे ये आया कैसे, फिर वो वही राहुल वाला केस हो जाएगा, तूने तो चीटिंग की है, तुमने तो चीटिंग की है करके वो वाला केस हो जाता है फिर। तो बहुत सारी बातें रोकनी पड़ती है, नहीं बता सकता है एक इंसान, अगर उसे पता हो तो भी। इसका मतलब ये नहीं है कि हर 10वीं पढ़ाने वाले को कैसा ये चीजें आती है, बहुत सारे इनफैक्ट मेजोरिटी 10 में 9 लोग जो 10वीं पढ़ा रहे हैं, वो 10वीं पढ़ने वाले स्टूडेंट से कम उनकी स्पीड भी रहती है, और उनको आता भी कम है, और उसमें 10वीं पढ़ने वाले बहुत सारे वो उनको बीट कर देंगे 10वीं के ही एग्जाम में। ऐसे 10 में 9 लोगों का यही सिनेरियो है, ये मैं तुमको बता दूं एकदम। तुम किसी से उसके सीधा उसकी JEE की रैंक पूछ लो, सब पोलपट्टी उसकी खुल जाएगी बराबर, कि भाई तुम अगर इतने ही अच्छे थे। 10वीं पढ़ाने वालों में एक्चुअल में कैसा है कि 10वीं कोई भी पढ़ा सकता है, ये बात ध्यान में रखो, कोई भी मतलब कोई भी। ठीक है, तो उसमें उनका एक्चुअल में जो पीछे की अगर तुमको बैक हिस्ट्री अगर खंगालनी है, तो उनसे उनका रैंक पूछो, उनसे उनका कॉलेज वगैरह पूछो, वो सब थोड़ा पता चल जाएगा कि घसीटा राम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से अगर किए हो, है ना, बिसाइड्स है ना, घाटकोपर स्लम, है ना, बिहाइंड द नाला, ठीक है क्या, चौरासिया पान भंडार के सामने, ये उनका एड्रेस है कॉलेज का। तो समझ जाना कि फिर मामला लोचा है फिर। ठीक है, क्योंकि अगर तुम इतने ही अच्छे थे तो उस वक्त तुमसे क्यों कुछ नहीं उखड़ा। ठीक है क्या, ये तो रैंक मतलब देखो कोई अच्छी बुरी नहीं है, जैसे उसमें 500 के अंदर भी लोग आने वाले वो भी अच्छे हैं, तो उसमें मैं भी अपनी रैंक को भी अच्छा मानूंगा। मेरे भाई की रैंक तो मुझसे 5,000 रैंक और नीचे थी, लेकिन आज वो 100 रैंक के अंदर वाले लोगों से अच्छा काम कर रहा है वो। जो 100 रैंक वाले हैं वो अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां मेरा छोटा भाई है अभी, है ना। तो रैंक बेसिकली तुम्हारी लाइफ डिटरमाइन नहीं कर देती, लेकिन एक एक कम से कम इतनी डिसेंट रैंक तो होनी चाहिए थोड़ा बहुत कि बता भी सको कम से कम, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम 10 के अंदर ही एक इंसान को कैसा अपन इंटेलिजेंट कहेंगे, लेकिन अब जैसे वो जो घाटकोपर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से जो पास आउट है ना, झुनझुन वाला वाला टाइप, है ना, कि भाई बलदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ऐसा, तो वो सब में क्या बोलोगे फिर। ठीक है क्या, वैसा नहीं होना चाहिए सीन, इसका मतलब वो 12वीं में तो बिगाड़ चुका है गेम अपना। तो और एक बार जिसका ट्रैक कैसा बिगड़ जाता है सो बिगड़ ही जाता है, फिर उसके बाद फिर बिगड़ा ही हुआ रहता है फिर जिंदगी भर। एक बार जैसे गाड़ी तुम्हारी पटरी से उतर गई है, तो उसके बाद वापस से तुम पटरी पे नहीं चढ़ा सकोगे। 12वीं में गाड़ी जिसकी पटरी से उतर जाती है ना, वो फिर वापस से बहुत ही कम लोग उसमें होते हैं जो कि फिर वापस से पटरी पर अपनी गाड़ी ला पाते हैं। फिर वो वापस से पटरी पर लाने के लिए क्या कोशिश करते हैं, MBA, गेट, UPSC, बैंक का PO वाला एग्जाम, फिर और दुनिया भर के एग्जाम, है ना। तो वो सब फिर वो बाकी वापस से गाड़ी फिर पटरी पे लाने की कोशिश करते हैं फिर। ठीक है, तो एक व्यक्ति जिसकी 21 साल की उम्र में, है ना, मिनिमम जिसकी 15 लाख या 20 लाख का पैकेज पे जिसका जॉब कैसा प्लेसमेंट हो चुका है,
वो क्या तुमको बैंक पीओ के तैयारी की एग्जाम करता हुआ दिखेगा क्या, या एमटेक की तरफ जाता हुआ, एमबीए की तरफ जाता हुआ थोड़ी दिखेगा। हो गया ना, 20 लाख रुपए कमा रहा है। अभी मेरे भाई को अगर बोलोगे कि तेरे को एमबीए करना है, वो तुमको हंसेगा नहीं, अबे मैं क्यों करूंगा एमबीए, अभी पढ़ने में जाऊंगा। वैसे तो बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख की भी जॉब को छोड़कर एमबीए करते हैं, पर फिर वो भाई वो अलग कैटेगरी के लोग हैं। मैं तो कम से कम वैसा वो कैटेगरी समझने के लायक भी नहीं हूँ, ठीक है क्या, लायक भी नहीं हूँ ना, तो समझना चाहता हूँ। मेरा तो एम ये रहेगा ना कि पैसा कमाना है तुमको। तुम ऑलरेडी अगर 30 लाख अगर अर्न कर रहे हो, 35-40 लाख अगर अर्न कर रहे हो एक साल का, तो एमबीए क्यों करोगे, है ना। एमबीए वो व्यक्ति करता है 10 में 9 लोग, 10 में 9 जो अपनी अर्निंग अपॉर्चुनिटी बढ़ाना चाहते हैं, जिनका कहीं कुछ प्लेसमेंट वगैरह हुआ नहीं अपने कॉलेज से, क्योंकि घाटकोपर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कहाँ से प्लेसमेंट होगा, तो उसमें वो फिर इश्यूज कैसा अलग है, ठीक है क्या? तो ये ध्यान में रखना, कॉलेज डिसेंट होना इसलिए भी नेसेसरी है, ठीक है क्या। एक इंसान जो अर्निंग जिसने अपनी शुरू कर दी है पहले, वो सब फिर क्यों करेगा, वो सब एमटेक, यूपीएससी, गेट, बैंक, ये वो, रेलवे फेलवे, ये सब दुनिया भर के हैं फिर बहुत सारे। अपना कॉलेज से एक इंसान डायरेक्ट जॉब उठाएगा, और यही रूट सबसे क्लीन रूट होती है, सबसे नीट, सबसे पॉश, सबसे ज्यादा फेयर जो रूट होती है वो यही होती है। एक इंसान जब सीधा ग्रीन एज में एकदम है अपनी 21 की उम्र में, जब तुम 12वीं क्रॉस करोगे तब 16-17 के रहोगे, जब कॉलेज क्रॉस करोगे तब तुम 20-21 के रहोगे, उसी वक्त हाई पेइंग जॉब अगर तुम लैंड करते हो तो नो लफड़ा, नो झमेला, ठीक है क्या, सीधा तुम्हारी एंट्री बिग लीग्स में हो जाती है। तो बस हो गया, ये सबसे क्लीन रूट है एक्चुअल में, ठीक है क्या। खैर, तो यहाँ देखो, ध्यान दोगे, तुम्हारे पास ये वाली जो चीज है ये किताब में एक्चुअल में नहीं मिलेगी तुमको, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है क्या। तो अभी तो कुछ किताब विताब का है नहीं, एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव देने वाले हो, है ना, कोई किताब विताब का तो वाला लफड़ा है नहीं कि अभी कोई एग्जाम लिखना है, बोर्ड एग्जाम या फिर ऐसा कुछ। बोर्ड एग्जाम नो डाउट लिखना है, लेकिन 12th बोर्ड्स में तो वैसे भी ये चीज नहीं आने वाली, 12th बोर्ड के सिलेबस में भी नहीं है सीक्वेंस और सीरीज तुम्हारा, है ना, ये तो 11वीं के सिलेबस में आता ही है। तो इसमें कभी कोई बोर्ड एग्जाम एग्जाम में तो कुछ लिखना है नहीं, और बोर्ड एग्जाम में कैसे क्या लिखना है उसके लिए वो अलग टाइप के वो वीडियोस हैं, उसको भी तुम देखोगे, ठीक, वो भी देखना अपना, उसको भी पार करना, और उसमें तुमको रटना भी है, और जो डाइजेस्ट आती है तुम्हारी उसको रटोगे भी, एक एक वर्ड, और उसकी डेफिनेशन वगैरह भी रटना है। वरना पता चल रहा है यहाँ तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम्स में ला रहे हैं 55%, 60%, वो सीन नहीं हो सकता, ठीक है क्या। तो वो वाले भी लोग रहते हैं कि नाम को तो कर रहे हैं कि भाई अच्छा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और बोर्ड एग्जाम से 65% लाकर बैठे हैं। तो वो सीन क्यों होता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति को पूछा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखो, तब सवाल तो किए हैं, पता नहीं किए भी कि नहीं किए हैं, बहुत सुना तो बहुत है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, पर वर्ड्स लिखने को नहीं बनते। तो वर्ड्स अगर तुम लिखने को नहीं बनाओगे एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड जो तुम्हारी किताब में छपा हुआ है, तो उसमें फिर नंबर ना आवेंगे। तो ये वही लोग हैं जो 65% लाते हैं बोर्ड में, 65 भी नहीं ला पाते हैं। अभी मेरे सामने के जो उर्वशी के घर के सामने जो लोग रहते हैं उनके आए हैं फिजिक्स में 35 नंबर, 80 में, 80 में 35 स्कोर किया उन लोगों ने। तो वो ध्यान में रखना, बोर्ड्स में नंबर उठाना ऐसा हलवा नहीं है, ठीक है क्या, उसमें तुम्हें लिखनी पड़ती है चीजें, और उसमें भी लॉजिकल सवाल आते हैं, ठीक है क्या, ध्यान रखोगे, आसान स्तर के आते हैं। एक इंसान जो ये सब कर रहा है उसके लिए वो लॉजिकल स्तर के सवाल क्रैक करना बहुत ही आसान होना चाहिए, बट उसका हलवा पूरी नहीं समझना है कि भाई जाएंगे और खा लेंगे करके बफे में तो वहां लगा हुआ है करके, है ना, निकाल के बस प्लेट में परोसना भर तो है, ऐसा भी मत समझिए, ठीक है। तो हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बस 10 ही मिनट बाकी है, तो इसमें मैं क्लोजर कैसा इस चीज का दे दूं तुम्हें। यहाँ पर तुम्हें एक्चुअल में जो काम करना होगा, है ना, वो जनरल टर्म को लेकर काम करोगे तुम, जनरल टर्म ऑफ जीपी, उसको लेकर तुमको काम करना है, जिसमें आरएथ टर्म तुम्हारे पास रहेगी या एनएथ टर्म तुम्हारे पास रहेगी, मैं ऐसा कहूँ। मैं कभी टीएन यूज करूंगा, कभी एएन यूज करूंगा, ठीक है क्या, ध्यान रखो। एएन भी यूज कर सकता हूँ, जैसे अभी तक एएन यूज कर रहा था तो एएन ही चलो कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि ए फिर कॉमन वो मैच कर जाता है, इसीलिए नहीं कर रहा था। ए आर एन माइनस वन, इसके बेसिस पर बस तुम्हें कुछ सवाल बनाने हैं, छोटे छोटे सवाल, इसी के बेसिस पर मैं भी तुम्हें अपने इलस्ट्रेशंस दे दूंगा, है ना, ठीक ठाक, है ना। कितने इलस्ट्रेशंस आ जाएंगे तुम्हारे पास, आ जाएंगे 8-10 आ जाएंगे तुम्हारे पास, और 10-8 इलस्ट्रेशंस मैं तुम्हें अपने साइड से फॉरवर्ड करूंगा, वो सारे भी तुम्हें बनाने हैं, लेकिन कब बनाने हैं, solve the illustrations given in the PDF only after you have finished
द बेसिक पार्ट, ठीक है क्या, बेसिक स्टेट बोर्ड की जो किताब है उससे सॉल्व एग्जांपल्स बनाकर या फिर एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स बनाकर उसकी अनसॉल्व्ड वाले भी खत्म करने के बाद फिर ये पीडीएफ वाले जो सवाल हैं उसको बनाने पर फिर टूट पड़ना, ठीक है क्या। अच्छा, जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जीपी की वो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूं, ध्यान से सुनोगे। इसके बाद बहुत ही छोटी छोटी कुछ उसके बाद हम लोग
हाँ सर। AB प्लस BC प्लस।